नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा। मजबूत भारत बनाने का संकल्प पारित। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर जोर। कांग्रेस ने गुजरात के बागी विधायकों को निकाला। राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप तोड़ने के बाद हुई कार्रवाई। राज्य से अमित शाह, स्मृति ईरानी और अहमद पटेल निर्वाचित। संवाद के जरिए ही निकलेगा डोकाला विवाद का समाधान। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने युद्ध की आशंका को किया खारिज। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर जोर। कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह। मराठा मोर्चा क्रांति की रैली से थमी मुंबई की रफ्तार। रिजर्वेशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लाखों लोग। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भेजा मामला। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर एक संकल्प पारित किया, जिसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। 2 घंटे से भी अधिक चर्चा के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया। राज्यसभा में बुधवार को नेता सदन अरुण जेटली ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और संप्रभुता को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि फौज इस खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने संसदीय परंपरा को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें बहुत बड़ी क्षमता है कि किस प्रकार से देश के अंदर अलग अलग विचार रखने वाले लोग, उनको देश की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम लोग शामिल कर लें। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें मन और विचार से स्वच्छ होने की जरूरत है। आज ब्रिटेन नहीं है, आज बाहर दुश्मन नहीं है, आज हमारे खतरा अपने आप से है, अपने सोच से है, अपने दिल से है, अपने दिमाग से है। वो सोच को खत्म करना है जो इंसानियत का दुश्मन बना है। कई दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इन सभी ने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया। अपनी कुर्बानी के रूप में, अपने संघर्ष के रूप में एक ऐसी विरासत दे गए आने वाली पीढ़ी को कि अगर उस पर चलेंगे, हम उसको याद रखेंगे, तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। We dedicate ourselves to rebuild this great secular, democratic, sovereign, socialist country that is India. सबसे ज्यादा जिंदा लोगों की इबादत की कोई किताब है तो वो संविधान है। इस संविधान को बचा के रखना, इस साझी विरासत को बचा कर रखना 42 के आंदोलन का यही एक मकसद था, यही एक राह थी। वो सबके मेल का, सबके साझा का बड़ा आंदोलन था। ये यादगार है और ये यादगार बने रहेगी तब तक जब तक हिंदुस्तान की तिरंगा फहरेगा लाल किले पर, तब तक ये यादगार बने रहेगी। आप भविष्य के उजाले में जाएंगे या भूत के अंधेरे में जाएंगे? भूत की तरफ जाएंगे। आप भूत के अंधेरे में जाने की जो सर विचारधारा, उसको हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। बिना बहिष्कार किए हम भविष्य के उजाले में नहीं जा सकते। हमें अगर चाहिए, किसी से मुक्ति चाहिए, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमको चाहिए, सांप्रदायिक मुक्त भारत हमें चाहिए, भेदभाव मुक्त भारत हमें चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा बचा सकती है। हम बाबा साहब की विचारधारा आगे ले सकती है। हमें भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए और भारतीय संविधान के अनुसार चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मुलाजमत की व्यवस्था करें। हमें चाहिए कि गरीब और अमीर के फासलों को कम करें। हमें चाहिए कि हम अत्याचार मिटाएं। हमें चाहिए कि हम हेट्रेड को मिटाएं। If our women, if our people, if our Dalits, if the underprivileged and the backward communities and the minorities are not freed from fear,
of the future, then there is nothing to feel proud about. इस देश में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिसने बम बनाए, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर बम फेंके हैं, जिसने बंदूकें उठाई है, हम उनको भी याद करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशों के मन में दहशत फैल गई थी। Collectively today, we should not indulge in any blame game, but reflect how do we achieve their principles, their objectives, and what that they fought for. In the name of nationalism, take your seat. You cannot falsify. Okay. You Please. cannot rewrite history. Okay. And India should move forward. बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बोल रहा है जातिवाद और धर्मवाद को गाड़ो, और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो। चर्चा के बाद सदन ने एक संकल्प पारित किया। इसमें आत्मनिर्भर, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई गई। सदन में आजादी के आंदोलन में जान न्यौछावर करने वालों को भी याद किया गया। This day solemnly takes a pledge to uphold and safeguard the values and ideals of the freedom movement and rededicate ourselves to build an India that is strong, self-reliant, inclusive, secular and democratic. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शहीदों के सम्मान में मौन भी रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2017 से 2022 के 5 साल की अवधि में देश को उसी भावना और संकल्प के साथ काम करना है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखने को मिला। आज भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में भी विशेष चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम दलों के सदस्यों ने आज़ादी के सिपाहियों को याद किया और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में बुधवार को विशेष चर्चा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। सदन में भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए तमाम दलों के सदस्यों ने आजादी के इस आंदोलन की भूमिका और उसके महत्व पर चर्चा की। हम विदेशी शासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1942 के आंदोलन से प्रेरणा लेकर आजादी के नायकों के सपनों के भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और भ्रष्टाचार देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे भी लालन पालन विचारधारा अलग अलग रही होगी, लेकिन ये समय की मांग है, ये समय की मांग है कि हम कुछ बिंदुओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का अवसर लेकर के चले, चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो, अंधश्रद्धा हो। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की तरह देश की एकता के लिए भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। अब हमें भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी हिस्सों में चलाया जाए, ताकि हम एक सबल और संगठित भारत का निर्माण कर सके। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जताई कि देश में धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। कांग्रेस के साथ ही टीएमसी ने भी देश में बढ़ती सांप्रदायिक सोच पर चिंता जताई। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। If he truly wants all evils to quit India by 2022, including communalism in the pejorative sense of the word, we hope that he will unambiguously condemn and take stronger action against those who are spreading the poison of hatred. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताई। सीपीएम ने किसानों की आत्महत्याओं की घटना की निंदा की। एआईएडीएमके ने जातीय और भाषाई भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। Let us go together
pleased to see that all our languages of this country called national language, not regional languages. 70 years after independence, what are going on? Is there any safety for the woman? Is there any safety for... No, madam, I don't want to say beyond one word how the farmers are committing suicide. The slogan of the Digital India, I fully agree, but agriculture is the backbone of our country. But the backbone is now, madam, broken. चर्चा के बाद सदन के तमाम सदस्यों ने 2022 तक विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और भारत के निर्माण के संकल्प पर सहमति जताई। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर आज राष्ट्रपति भवन में भी खास कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद। और 75वीं सालगिरह पर क्विट इंडिया मूवमेंट की और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। भीष्म नारायण सिंह साहब, जो कि गांधीवादी चिंतक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल। बहुत बहुत स्वागत सर, और शुक्रिया वक्त देने के लिए आज। सबसे पहले तो क्योंकि आप जैसे बहुत कम शख्स हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को भी देखा, उस वक्त के दौर को भी देखा, आज़ादी के बाद सरकार में रहते हुए नए संविधान के तहत कैसे कामकाज हो रहा है और आज के दौर को कैसे आप देखते हैं इस पूरे सफ़र को, और आज जो बड़ी चिंताएं संसद के अंदर जताई गई है, जिस संकल्प की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, उसे कैसे आप देखते हैं और कैसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? जिन लोगों ने चिंता व्यक्त किया वो भी ज़रूरी होता है लोकतंत्र में, और फिर कैसे आगे बढ़ाएं इसके बारे में भी विचार आना ज़रूरी होता है। वैसे जिस वक्त गांधी जी ने ये कॉल दिया था, देश को पता है, पूरा देश उसमें इन्वॉल्व हो गया। गांधी जी की कॉल का सबसे बड़ा जो असर पड़ा, आंदोलन बहुत सारे हुए, आप सब लोग जानते हैं। नमक सत्याग्रह भी हुआ, असहयोग आंदोलन भी हुआ, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का अपना अलग महत्व था, इसलिए कि पूरा देश इन्वॉल्व हो गया उसमें। लगता था कि हर जगह के, हर इलाके के, पिछड़े से पिछड़ा इलाका, भारत का कोई भी हिस्सा में जो भी लोग बसने वाले थे, सभी लोग उसमें लग गए। इस तरह का अपील गांधी जी का जो था, वो लोग तो अरेस्ट कर दिए गए, आप लोग जानते हैं सब, जो बड़े बड़े सारे नेता। तो उसको दृष्टि में रखते हुए फिर आज़ादी जो मिली और फिर हम लोग जो आगे बढ़े उस रास्ते पे, तो पहले ही जो लाल किला पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडोत्तोलन किया, तो उस वक्त जो उन्होंने भाषण दिया उसमें ये कहा था कि पॉलिटिकल आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन उससे भी बड़ी और कठिन रास्ता है आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने की। और देश के लिए उस पर चिंतन शुरू हुआ, योजनाएं शुरू हुई, आप लोग सब जानते हैं। और आज हम इस स्थिति में ज़रूर पहुंच गए हैं कि अगर चाइना की तरफ दुनिया देखती है तो भारत की तरफ भी देखती है। ये आर्थिक क्षेत्र की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस दृष्टिकोण से या हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जितने बने, सारी संस्थाएं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो संस्थाएं बनी वो काम नहीं की, सारी संस्थाएं काम कर रही हैं इस देश में। लेकिन कमियां भी स्वाभाविक है कि आएंगी, ये स्वाभाविक है। मगर 3 चीज़ें हमें जोड़ के रखती हैं। जिन लोगों ने संविधान बनाया वो तो वो लोग थे, जैसे मोमबत्ती अपने को जलाती है तब रोशनी मिलती है, तो उस तरह के लोगों ने संविधान बनाया। तो हमारा भारत का संविधान सारे देश में लागू है, एक संविधान, और उस संविधान के प्रति प्रतिबद्धता सब लोग शपथ लेके ही काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारा तिरंगा झंडा पूरे देश भर में लहराता है और हमारा राष्ट्रीय गान पूरे देश भर में गाया जाता है। अब इससे बड़ा मिसाल लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का क्या हो सकता है? और जबकि विंस्टन चर्चिल ने, आप अगर आर्काइव्स देखेंगे उस वक्त का अखबार, हम लोग तो जैसा आपने कहा कि पुराने वक्त के भी हम लोग आदमी हैं, तो उन्होंने तो भविष्यवाणी ये की कि शायद ही भारत में ये लोकतंत्र सफल हो। उन्होंने जो कारण दिया उसमें पहला कारण दिया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए 100% लोग पढ़े लिखे हों। दूसरा, उन्होंने बताया कि अत्यधिक लोग
एक ही संस्कृति को मानने वाले हों, तीसरा दिया एक ही भाषा बोलने वाले हों, तीनों नहीं था ना जी, तीनों नहीं भारत में। तो हमारी सफलता तो अद्भुत है। आज हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और सफल लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी विकास का भी काम करते हैं, या जो 2022 तक की जो बात कही जा रही है, हमें तो लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ पहुँचना, और अभी तक जहाँ भी हम पहुँचे हैं लोकतांत्रिक ढंग से पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो हम तो इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए तो दी गई, इनबिल्ट मैकेनिज्म है चीज़ों को ठीक करने का। इसमें जैसे राज्यसभा का डिबेट अभी आपने दिखाया, आज का लोकसभा की भी बातें आपने बताई। अब देखिए तो इनबिल्ट मैकेनिज्म, क्रिटिसिज्म क्यों होता है? इसीलिए तो होता है कि चीज़ों को ठीक की जाए। क्रिटिसिज्म का दूसरा कोई यही तो आज़ादी का मतलब होता है। और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी है। बिल्कुल, काम भी हो, उसकी चर्चा भी हो, और उस पर अगर कहीं किसी को आपत्ति है तो उस पर आगे कार्रवाई करते उसको रूल आउट किया जाए। जी, और मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा। मुझे तो लगा अभी तक ये अनुभव हुआ, और आपने जिक्र किया मैं राज्यपाल भी रहा हूँ, और हम राज्यपाल रहे, 8 मुख्यमंत्री मेरे साथ काम किए, आधे गैर कांग्रेसी थे। लेकिन मेरा यही तजुर्बा बताता है कि आज भी हमारे देश के नेता, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में लें और सही ढंग से अप्रोच करें, अपनी बात बताएं, तो रिस्पांस अच्छा मिलता है। ये मेरा तजुर्बा बताता है। इस तरह का आखिरी सवाल की जिस तरीके का दौर है, और आज लोकसभा स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम नेता ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक जो जनता के बीच में एकता है, जो उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और एक साथ किसी भी मैं कहूँ कि तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, जो आह्वान किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो दौर एक बार फिर से है और इसीलिए नई ऊंचाइयों की तरफ ये भारत बढ़ सकता है या बढ़ रहा है? बढ़ सकता है और बढ़ भी रहा है। मेरा तजुर्बा ये है कि हमारी जो विभिन्नता में एकता है वो भारत का स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा अपना तजुर्बा जो रहा है, एक तो गांधीवादी विचार बहुत इसमें मदद करता है। हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में गांधी जी का विचारधारा सबसे ज़्यादा काम किया है, क्योंकि हमारी ताकत सहिष्णुता में है, सहनशीलता में है हमारी ताकत, और वो तमाम मिलेगा आपको। आप देखेंगे कि भारत के हर हिस्से में, चाहे कोई भी हिस्सा हो, बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। जैसे असम की समस्या आप देख लें, वहाँ पर नौजुवक ही तो आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल। और समस्या भी बड़ी जटिल थी। ठीक थी कि भाई ये क्रॉस द बॉर्डर से, यानी बांग्लादेश से अगर इसी तरह से इन्फ्लक्स होता रहा तो उनके डेमोग्राफी बदलेगी, उनका कल्चर ख़त्म होगा। लड़ाई थी, लेकिन सॉल्यूशन तो डेमोक्रेटिक तरीके से ही निकला। पंजाब का एक से एक भविष्यवाणी अब आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन तो पंजाब है जहाँ जालियांवाला बाग में हजारों लोग जिनकी कुर्बानी से पंजाब बना है, देश बना है, वो हमसे अलग कभी हो सकता है। तो हमें अपने में भी कॉन्फिडेंस रखना होगा कि अपने लोगों के बारे में अविश्वास न करें। ये मेरा तजुर्बा बताता है। मूल मंत्री होगा। मूल मंत्री होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा दिया है। गुजरात से राज्यसभा के 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जीत हासिल की, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को भी जीत मिली है। कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले 8 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है।
बीते कुछ दिनों से गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जारी सियासी घमासान मंगलवार देर रात ही जाकर थमा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों भोलाभाई गोहिल और राघवजी भाई पटेल का वोट रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल 44 वोट हासिल कर अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। गुजरात की जनता ने और गुजरात के विधायकों ने एक करारा सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और ये बताया कि आप कितने भी बड़े हों, सत्ता का अहंकार कितना भी सर चढ़कर बोलता हो, सच्चाई और सिद्धांत आपसे बड़े हैं और सच्चाई और सिद्धांतों की विजय हुई, अहंकार हारा। 57 सीट रखने वाला कांग्रेस पार्टी 44 सीट में फिर 1-2 जोड़ तोड़ करके जीतने का आनंद ले रहा है, तो उनको अधिकार है आनंद ले। उनकी घर बिखर गया है और मैं उनकी प्रतिद्वंदी हूं। ढंग से लड़ना ये मेरे राजनीतिक जिम्मेदारी है, वही हमने किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की। दोनों नेताओं को 40-40 वोट मिले। हालांकि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द करने को लेकर बीजेपी खुश नहीं है। पार्टी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। दरअसल वोटों की गिनती पहले मंगलवार शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस की शिकायत के बाद गिनती रोक दी गई थी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल कई बार चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी अपनी दलीलें पेश करते रहे। कांग्रेस की शिकायत थी कि 2 विधायकों ने पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ दूसरों को भी बैलेट दिखाया। वोटिंग प्रक्रिया का वीडियो देखने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों विधायकों का वोट रद्द करते हुए गिनती शुरू करने का निर्देश दिया था। गुजरात में करीब 2 के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था। इससे पहले बड़े राजनीतिक दलों के नेता यहां से निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मराठा आंदोलन से मुंबई की रफ्तार आज थम गई। मराठा क्रांति मोर्चा ने शिक्षा और नौकरी में रिजर्वेशन की मांग को लेकर मुंबई में रैली निकाली। मराठा समुदाय की 1 साल के अंदर ये 58वीं रैली है। इस बीच मराठा क्रांति मोर्चा के नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन से जुड़े मामले को पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया गया है। मुंबई की सड़कें एक बार फिर मराठा आंदोलन का गवाह बनी। शिक्षा और नौकरी में मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने रैली का आयोजन किया। इस रैली में मुंबई समेत कई इलाकों से लाखों की संख्या में युवा, बच्चे और महिलाएं शामिल हुए। रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए क्योंकि इतना भीड़ अभी आ रही है मुंबई में। पूरे महाराष्ट्र से मराठा समाज के बांधव यहाँ पर आए हैं और ऑलमोस्ट 350 इयर्स के बाद मराठा समाज जो है वो एक साथ आया है। 1 साल के अंदर ये मराठा समुदाय की 58वीं रैली है। आंदोलनकारियों ने पिछले साल हुए कापाडी बलात्कार मामले में दोषियों को सख्त सजा की मांग भी की। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि कोपर्डी में जो हमारे बहनों के साथ हुआ, हम उसके लिए न्याय मांगना चाहते हैं। उस तरीके से हम लोग देश को या पूरे महाराष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं, प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि मराठा समाज की जो मांगे हैं वो 100% पूरी होनी चाहिए। हमारी जो भगिनी है कोपर्डी की, उसके साथ जो अन्याय है वो आगे किसी के साथ न हो, तो उसके लिए हमारा ये मोर्चा है। तो उसको जो उसके अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रैली के चलते मुंबई की सड़कों पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दक्षिण मुंबई में बुधवार को स्कूलों को बंद रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने डोकाला विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका को खारिज किया है। दिल्ली में कार्यक्रम उन्होंने कहा कि मौजूदा विवाद कोई गंभीर मुद्दा नहीं, लेकिन गलत प्रचार के चलते बात बिगड़ सकती है। उन्होंने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही। शांति और लोकतंत्र के समर्थक तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत चीन सीमा विवाद के युद्ध की ओर जाने की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के पड़ोस में ही रहना है, इसलिए संवाद के जरिए समाधान होगा। I don't think this is very serious. I don't think. Look, 62 Chinese forces reach to Bomdila and beyond, but eventually withdraw.
So nobody, I mean both sides, dare to carry big war. I don't think. दिल्ली में आयोजित स्वर्गीय राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर में बुधवार को उन्होंने मीडिया की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने मीडिया से नकारात्मक खबरों से ज्यादा सकारात्मक खबरों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। Now free press, very important role to educate people, inform the reality. So press should make clear those things which concern sort of leaders or people or government level try to try to hide. You see, it is your sort of responsibility to make clear. दलाई लामा ने खुद को भारत की संतान बताया। उन्होंने कहा ऐसा देश है जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं और दुनिया को इससे सीखना चाहिए। अंकिता के साथ कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में और आतंकियों की तलाश भी जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सुरक्षा के चलते पूरे पुलवामा में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। उधर आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।